अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। भारतीय राजनीति में एक से बढ़कर एक नेता हुए। नेता वो जिसे लोगों ने सम्मान दिया, प्यार दिया और कुर्सी पर बैठाया। ऐसा जनता ने किया। फिर कुछ नेता ऐसे भी हुए जिसने जनता से सम्मान लिया, जनता से प्यार लिया और फिर वो कुर्सी पर बैठा। जाहिर सी बात है ऐसा भी जनता ने ही किया। यहाँ दो बातें हुई, एक में जनता ने दिया और दूसरे में जनता से लिया गया। इसी लेने और देने के बीच में जो खाई है उसी में बाहुबली शब्द का जन्म होता है, जहाँ पर राजनीति के सभी समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। भारत में खासकर यूपी और बिहार में कई सारे बाहुबली नेता हुए जिन्होंने ज़बरदस्ती राजनीति में एंट्री ली और भारतीय राजनीति को बर्बाद किया। ऐसे ही एक बाहुबली नेता हैं उत्तर प्रदेश के कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ तूफान सिंह उर्फ राजा भैया। इनकी ज़िंदगी की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही दिलचस्प है इसकी राजनीतिक यात्रा भी। आइए जानते हैं पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। 31 अक्टूबर 1968 को कुंवर रघुराज प्रताप सिंह का जन्म यूपी के प्रतापगढ़ की भद्री रियासत में हुआ था। इनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। वो बाद में हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने। इन्होंने राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को गोद लिया था। उदय प्रताप सिंह आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के मेंबर भी रह चुके हैं। रघुराज प्रताप सिंह रियासत से आते हैं। अपने खानदान में वो पहले थे जिन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा। साल 1993 में पहली बार कुंवर रघुराज प्रताप सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ता है और भारी बहुमत से जीतता है। विरोधी इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि 23 साल की उम्र में वो चुनाव लड़े थे, जबकि कम से कम 25 की उम्र होनी चाहिए विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। साल 1993 में चुनावी एफिडेविट में उन्होंने अपनी उम्र 26 साल बताई थी, लेकिन साल 2012 के एफिडेविट में 38 साल बताई थी। इस हिसाब से देखें तो कुंवर रघुराज प्रताप सिंह साल 1993 में 19 साल के ही थे। लेकिन यही तो भारतीय राजनीति और लोकतंत्र की खूबसूरती है साहेब। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। साल 1993 से 5 बार लगातार वो कुंडा से निर्दलीय विधायक रहे। ऐसा कहा जाता है कि साल 1993 और 96 में भाजपा ने परोक्ष रूप से उनको सपोर्ट किया, जबकि साल 2002, 2007 और 2012 में समाजवादी पार्टी ने उनको अपना समर्थन दिया। एक निर्दलीय विधायक का इस रफ्तार से चुनाव जीतना किसी को भी चौंका सकता है, लेकिन राजा भैया के केस में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, इसकी एक लंबी कहानी है। आपको एक आध ही बताएंगे तो आप शायद समझ जाएंगे। धीरे धीरे कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हो गए। लोग उनके असली नाम को भूल चुके थे, अब लोग राजा भैया ही जानते हैं। साल 1995 में प्रतापगढ़ के दिलेरगंज गांव में एक हादसा हुआ। उसके बाद राजा भैया का नाम जो नहीं जानते थे वे भी जानने लगे। लोगों में दहशत फैल गई, सबकी जुबान सिल गई। जो कुछ बोलना चाहते थे उन्होंने च्युइंगम चबा लिए। उस दिन इस गांव में 20 घर जलाए गए थे। 3 लड़कियों का रेप करके उनको मार दिया गया था। एक लड़के को गाड़ी से बांधकर पूरे गांव में खींचा गया था। घरों में लगे आग बुझाने के लिए लोग वापस लौट आए थे, लेकिन जलते घरों से कुछ ही दूरी पर एक तालाब था। फिर भी रिपोर्ट में कह दिया गया कि पानी की सुविधा नहीं थे, इसलिए बचाया नहीं जा सका। घर जलते रहे और जल गए। अगले साल 1996 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कुंडा के दौरे पर गए। वो राजा भैया के कारनामों से परिचित थे। उन्होंने वहां सभा की और कहा, अब इस कुंडा के गुंडा को जल्दी से यहां से हटाना पड़ेगा। लेकिन यह राजनीति है, भारतीय राजनीति, यहाँ कुछ भी संभव हो सकता है। साल भर बाद राजा भैया कल्याण सिंह के सरकार में मंत्री थे। फिर ओम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के सरकार में भी मंत्री रहे। इस बीच 1997 में पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत जेल जाना पड़ा। लेकिन ये राजनीति है और राजनेताओं को यहाँ पर सज़ा नहीं मिलती है, इसीलिए वो छूट गए। अब आता है साल 2002। अब उत्तर प्रदेश का पावर मायावती के हाथ में था। यूपी के हर सरकार में मंत्री बनने वाले राजा भैया को मायावती का साथ कभी रास नहीं आया। यह भी भारतीय राजनीति में इतिहास का एक अलग ही चैप्टर है। मुख्यमंत्री मायावती ने राजा भैया को टेररिस्ट घोषित कर जेल में डाल दिया। पब्लिक डोमेन में ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक राजा भैया ने एक बार मायावती के लिए आपत्तिजनक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि मैं उसे सिखा दूंगा। इसके पीछे की कहानी ये है कि भाजपा विधायक पूरन सिंह बुंदेला ने 2002 में इनके खिलाफ किडनैपिंग का केस लगाया था। तभी मायावती के हाथ तुरूप का इक्का लग गया। तुरंत मायावती ने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी कि पोटा के तहत राजा भैया को गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद कुंडा में कई 100 एकड़ में फैले राजा भैया के तालाब की तलाशी ली गई। कहानी चलती है कि इस तालाब में मगरमच्छ रहते हैं। राजा भैया जब किसी को मारते हैं तो उस आदमी के लाश को इसी तालाब में फेंक देते हैं, जिससे कि वो मगरमच्छ उसे खा जाए।
लेकिन इसके जवाब में राजा भैया का कहना है कि अगर तालाब में मगरमच्छ होता तो सारी मछलियां नहीं खा जाता क्या। खैर, उस समय तालाब की खुदाई में एक मानव कंकाल मिला था। बताया जाता है कि वो कंकाल कुंडा के ही नरसिंहगढ़ गांव के संतोष मिश्र का था। लोग कहते हैं कि उसका स्कूटर राजा भैया की जीप से टकरा गया था और फिर राजा भैया के आदमी ने उसे इतना मारा कि वो मर गया। फिर उनकी लाश को इसी तालाब में फेंक दिया गया। कहा जाता है कि जब लालू प्रसाद यादव से राजा भैया की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी इस तालाब के प्रति अपनी जिज्ञासा को जाहिर किया था। साल 2003। अब यूपी में सरकार बदल चुका था। मुख्यमंत्री बने थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव ने राजा भैया के ऊपर से सभी केसेस हटा दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं छोड़ा। मुलायम की सपा सरकार ने राजा भैया को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, फिर बाद में केस कमज़ोर हुआ और वे छूट गए। रिहा होते ही राजा भैया को मंत्री बनाया गया और उसको जेड क्लास सिक्योरिटी दी गई। साल 2003 से 2007 के बीच राजा भैया फूड मिनिस्टर रहे। इस दौरान उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। इनकी पत्नी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसी मामले में 2011 में सीबीआई ने एक डायरी भी दी थी, जिसका मामला अभी तक चल रहा है। फिर साल 2007 में यूपी का सत्ता बदला और पावर फिर से मायावती के पास आ गई। मायावती ने एक बार फिर से राजा भैया को निशाने पर लिया। राजा भैया को फिर से जेल हुआ। कहा जाता है कि जब राजा भैया बांदा जेल में बंद थे तब कोई भी पुलिस ऑफिसर यहाँ पर पोस्टिंग नहीं चाहता था। साल 2007 से 2012 तक जब मायावती की सरकार थी तब 1 दर्जन से भी ज़्यादा अफसरों का ट्रांसफ़र बांदा जेल में हुआ, पर कोई भी ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया। साल 2012 सत्ता फिर से बदला। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उन्होंने साल 2012 में दागी नेताओं को टिकट नहीं दिया था। इसी लिस्ट में डीपी यादव का टिकट भी कट गया, लेकिन वहीं राजा भैया से उनकी पुरानी पहचान थी। उनको अपनी सरकार में शामिल किया और मंत्री पद भी दिया। अब आते हैं राजा भैया की आखिरी कहानी पर। 7 साल पहले, साल 2013, यह किस्सा एक ज़मीनी विवाद का है। गांव बल्लीपुर के प्रधान रहे नन्हे लाल यादव और बबलू पांडे के बीच था यह झगड़ा। दोनों ही राजा भैया के नज़दीकी थे। नन्हे ने बबलू से ज़मीन खरीदी थी, लेकिन इस ज़मीन पर कामता नाम के आदमी का मालिकाना हक था। कामता को राजा भैया के करीबी और उनके ड्राइवर गुड्डू सिंह का सपोर्ट हासिल था। नन्हे लाल यादव और गुड्डू की दुश्मनी थोड़ी पुरानी थी। पुलिस ने जो रिपोर्ट बनाया उसके मुताबिक इसी झगड़े में गुड्डू को मौका मिला और उसने नन्हे लाल यादव को गोली मार दी। कुछ दिन बाद नन्हे के भाई की बॉडी भी उसी गांव से बरामद हुई। पुलिस को कुछ ठोस हाथ नहीं लगा था, वो बस जांच किए जा रही थी। नन्हे लाल यादव का परिवार इस बात से संतुष्ट नहीं था। धरना प्रदर्शन भी हुआ। इसी बीच इनके समर्थकों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आ गई। स्थिति को काबू ना होता देख पुलिस ने गोली चला दी। इस पर लोग और बुरी तरह से बिफर पड़े। पुलिस टीम को लीड कर रहे डीएसपी जिया उल हक को बहुत पीटा गया। फिर 3 गोलियां मारी और इस तरह से इस झड़प में डीएसपी जिया उल हक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कहानी तो इस बात की भी बनी कि यह गोली उनके सर्विस रिवॉल्वर से ही चली थी। यह बात अब तुल पकड़ चुकी थी। यहाँ पर राजनेता अपनी राजनीति चमकाते हैं। राजा भैया को अखिलेश के मंत्रिमंडल से रिजाइन करवाना पड़ा। अपनी सफाई देते हुए राजा भैया ने कहा कि इन सभी घटनाओं में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये लोगों का आपसी मामला था। अगर मेरा उस डीएसपी जिया उल हक के साथ कोई झगड़ा हुआ होता या मुझे उसके काम करने का तरीका पसंद नहीं होता तो मैं उसे मरवाता क्यों। सरकार मेरी है, मैं मंत्री हूँ, मैं उसका तबादला करा देता। फिर बाद में सीबीआई रिपोर्ट में भी क्लीन चिट मिली और लगे हाथ मंत्री का पद भी। इस तरह का भौकाल राजा भैया अपने साथ लिए घूमते हैं। राजा भैया के दलान में दरबार लगता है, तुरंत फैसला हो जाता है। जब तक वो लोगों के बीच रहते हैं तब तक लोग कमर तक झुके रहते हैं। सास बहू के झगड़ों से लेकर ज़मीन वगैरह तक के विवाद को सुलझा देते हैं। खुद ही कहते हैं कि लोगों को मैं बता देता हूँ कि कोर्ट जाएंगे 30-40 साल लगेंगे, हमारी बात मान लो। लोग मान भी लेते हैं। हमें क्या है, जिसको जाना है जाए, समझाना हमारा काम है। हमारी यह कहानी आपको शहाबुद्दीन की याद भी दिला रही होगी। उसके केस में भी ऐसा ही था। अगर आपने वो कहानी नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या आप सिंपली यूट्यूब पर शहाबुद्दीन बेजोड़ जोड़ा लिखेंगे तो वो आ जाएगा। राजा भैया की एक और कहानी यह भी है कि कुंडा में राजा भैया के महल के अंदर इनकी गाड़ी नहीं जाती, उसे खींच कर लाया जाता है। स्टार्ट भी बाहर ही की जाती है। इसका जवाब ये दिया जाता है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, इसीलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन पर्यावरण सिर्फ हवेली के अंदर तक ही सीमित है क्या, इस बात को राजा भैया को कौन समझाए। तो ये थी राजा भैया के ऊपर पूरी केस स्टडी और उनके बारे में पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दीजिएगा।
इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।